Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the lecture series of tensor analysis. Students, today is the turn of lecture number 22 of tensor analysis. Before moving on towards the formal content of my videos today, please subscribe my channel if you have not subscribed it as yet. स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली हमने टेंसर्स के लिए काफ़ी सारा ग्राउंड क्रिएट कर लिया है, पाथवेज क्रिएट कर लिए हैं कि जहां अब हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को समझने लग गए हैं। हमने हर ऑर्डर के अगेंस्ट टेंसर्स की बात कर ली है। टेंसर्स की जो तीन बेसिक टाइप्स होती हैं हर ऑर्डर के अगेंस्ट, कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट और मिक्स्ड टेंसर, वो भी हमने स्टडी कर ली है। उनके लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी हमने स्टडी कर ली। हम आज के लेक्चर में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, बिकॉज अब होगा क्या कि अब हम पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के माबैन टेंसर्स की डिस्कशन करेंगे, तो उसके लिए कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स को रिवाइज करना काफी जरूरी है, बिकॉज ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं और इनके थ्रू बहुत से पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स निकलते हैं जिनके दरमियान हमने टेंसर्स को स्टडी करना है। तो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, इसके लिए हम कुछ लिखते हैं थोड़ा बहुत और प्रिसाइसली देखते हैं कि ये क्या चीज है। लेट द rectangular coordinates x, y, z। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं? जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो नॉर्मली आप सिस्टम यूज करते हो एक्स वाई जी वाला, ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, बी एक्सप्रेस्ड as functions of u1, u2, u3, so that x is a function of u1, u2, u3, y is a function of u1, u2, u3, z is a function of u1, u2, u3। इस सिस्टम को मैं 1 कह देता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। सपोज दैट 1 can be solved for u1, u2, u3 in terms of x, y, z। That is, you can express u1 as a function of x, y, z, u2 is a function of x, y, z, and u3 is a function of x, y, z। इस सिस्टम को आप कह दें, ठीक है। क्या हमने बात की अभी तक कि हमने कहा कि अज्यूम दैट कि जो आपकी जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं किसी भी पॉइंट के, हर पॉइंट को आप u1, u2, u3 के फंक्शन के तौर पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी x इज सम फंक्शन विच इज डिपेंडिंग अपॉन u1, u2, u3। Similarly, y is a function which is depending upon u1, u2, u3, and z is a function which is depending upon u1, u2, u3। ये assumption लेके चले और फिर फर्दर assume किया कि आप इन u1, u2, u3 को इनवर्स वे में फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x, y, z। यानी कि जिस तरीके से इनवर्स फंक्शन होता है कि अगर y is depending upon x for its value, तो आप एक ऐसा रिलेशन फाइंड कर लें जहां पे x अपनी वैल्यू के लिए y पे डिपेंड करे। तो बेसिकली वही अज्यूम किया। अब ये सपोजिशन कब अज्यूम कर सकते हैं, ये बात मतलब हमेशा ऐसा नहीं हो सकता, तो वो कंडीशन हम मेंशन करते हैं कि कब ये इनवर्स वे में भी रिलेशन फाइंड किए जा सकते हैं। उसको थोड़ा सा लिखते हैं। यानी ये जो सॉल्व करते हैं हम, ये कौन सी मैथमेटिकल कंडीशन रखी जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ये देखना है हमने। The functions in 1 and 2 are assumed to be, मतलब ये जितने 6 फंक्शंस बताए गए हैं ये सिंगल वैल्यूड है, यानी इनके आंसर्स यूनिक है
and to have continuous derivatives. ये continuously differentiable functions हैं, continuous derivatives हैं इनके, यानी इनके derivatives लेके जो function आएगा, continuously differentiable something else. Continuous derivative means कि इनके derivative लेके जो function आएगा वो भी continuous होगा. So that the correspondence between xyz and u1 u2 u3 is unique. यानी कि ये जो कॉरस्पॉन्डेंस है, ठीक है, कि आपको XYZ के बदले में U1 U2 U3 मिल रहे हैं और U1 U2 U3 के बदले में XYZ ऐसे मिल रहे हैं कि वो अपनी वैल्यूज के लिए उन पे डिपेंड कर रहे हैं. ये कॉरस्पॉन्डेंस कब यूनिक होगी? जब आप इन दोनों सेट ऑफ फंक्शंस को क्या ट्रीट करें, आप अज्यूम करें कि वो सिंगल वैल्यूड हैं और साथ के साथ इनके कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव्स हैं. ये मैथमेटिकल प्रोसीजर बैकग्राउंड में काम कर रहा है, ये कैलकुलस का एक थ्योरम बैकग्राउंड में काम कर रहा है, जो कि इंश्योर करता है कि जब आप ये कंडीशंस लेके चलते हैं तो आप XYZ को इन टर्म्स ऑफ U1 U2 U3 जब लिखा हो तो वहां से U1 U2 U3 इन टर्म्स ऑफ XYZ लिखे जा सकते हैं, जैसे कि यहां मैंने मेंशन किया. In practice, this assumption may not apply हो सकता है कि ये assumption certain points पे अप्लाई ना हो सके at certain points. तो फिर वहां पर क्या चाहिए होगा हमें? स्पेशल कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड. वहां पर कुछ खास कंडीशंस लेकर कुछ खास मैथमेटिकल प्रोसेस करके आप काम चलाएंगे. इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो ये हमने अभी तक स्टडी किया कि अगर XYZ को इन टर्म्स ऑफ U1 U2 U3 लिखा जाए और उन पर सर्टेन कंडीशंस लगाई जाए तो वहां से U1 U2 U3 को भी इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस ऑफ XYZ लिखा जा सकता है अगर सिंगल वैल्यूड और कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव की कंडीशन रखी जाए. एक्चुअली हमने डिफाइन क्या करना है? कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करना है. गिवन, तो यहां से क्या पता चला कि अगर कोई भी पॉइंट P आप लेते हो जिसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, वेयर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं? XYZ. तो उसके अगेंस्ट फिर आप एक और सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स भी आपको मिल रहा है. वी कैन given a point P with rectangular coordinates XYZ, we can from two से मुराद वो सेट ऑफ इक्वेशंस है, associate a unique set of कोऑर्डिनेट्स. उसके अगेंस्ट एक यूनिक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स मिलेगा. यूनिकनेस की बात मैं यहां कर चुका हूं. वी कैन एसोसिएट अ यूनिक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स. कौन सा? U1 U2 U3. ठीक है, उसी पॉइंट के अगेंस्ट आपको मिल रहा है. ठीक है, जिस पॉइंट के अगेंस्ट XYZ आपको मिल रहे थे. यहां से क्या लिखेंगे हम? associate a unique set of coordinates U1 U2 U3 called the curvilinear coordinates of point P. ठीक है, तो इस पूरी डिस्कशन में हमने क्या सीखा कि जब किसी पॉइंट P के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं और अगर आप उन्हें तीन फर्दर U1 U2 U3 के बतौर फंक्शन के तौर पे लिख सकते हैं, तो वहां से U1 U2 U3 भी सॉल्व होकर अगर आ जाएं इन टर्म्स ऑफ XYZ, तो वो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स XYZ थे, आपने देखा क्योंकि वो आर्बिट्रेरी था, इसका मतलब हर पॉइंट के लिए ये बात की जा सकती है. तो हर पॉइंट के अगेंस्ट आपको U1 U2 U3 ऐसे मिल रहे हैं कि वो उन रिलेशनशिप्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं. और इस U1 U2 U3 वाले जो ट्रिपलेट बनेगा
ये उस पॉइंट का क्या कहलाएगा, कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे उस पॉइंट के। जैसे कि ये उसके कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स थे, उसी तरह ये u1 u2 u3 उस पॉइंट के कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। इसको हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। u1, लेट्स सी, एक दूसरी बुक से हम सिचुएशन देखते हैं। The set of equations, the set of equations, कौन से थे, 1 and 2 defines, ये क्या डिफाइन कर रहा है, a transformation of coordinates, ये डिफाइन कर रहा है the transformation of coordinates। ओके, इसके आगे हम देखते हैं ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स। वो कौन से होते हैं ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स? ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स, द सर्फेसेस। अब जो आपने u1 था आपके पास, अगर आप उसे किसी कांस्टेंट के इक्वल रखेंगे तो वो एक सरफेस जनरेट होगी 3D सिस्टम के अंदर। कैलकुलस चैप्टर 8 में हम पढ़ते हैं बीएससी में। इसी तरह u2 को भी, ये u1 u2 u3 बेसिकली वेरिएबल्स हैं एक्चुअली, और बतौर फंक्शन भी इस्तेमाल हो रहे हैं। नोटेशन का अब्यूज जो है वो नहीं लेना, बल्कि कॉन्टेक्स्ट से समझना है बात को। वेयर c1 c2 c3 आर कॉन्स्टेंट्स, ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। आर कॉल्ड, जिस सर्फेसेस क्या कहलाएंगी, कोऑर्डिनेट सर्फेसेस। इन्हें हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट सर्फेसेस कहेंगे। एंड ईच पेयर ऑफ दीज सर्फेसेस, ईच पेयर ऑफ दीज सर्फेसेस इंटरसेक्ट। ऑब्वियसली बात है, जब दो सर्फेसेस इंटरसेक्ट करती हैं तो कर्व जनरेट होती है। ये भी कैलकुलस चैप्टर 8 का कॉन्सेप्ट है, इंटरसेक्ट इन कर्व्स। और उन कर्व्स को क्या कहा जाएगा, these curves will be called as the coordinate curves। तो एक्चुअली एक पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाता है। जब एक नया सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स आपके पास मिलता है तो वहां से एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया। और अब उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो आप एक्स वाई जी में कोऑर्डिनेट एक्सिस थे, यहाँ पे वो कोऑर्डिनेट कर्व्स कहलाएंगी। वहां वो लाइंस थी, यहाँ पर प्रिसाइसली कर्व्स होंगी। इंटरसेक्ट इन कर्व्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट कर्व्स और लाइंस। ठीक है। इफ द कोऑर्डिनेट सर्फेसेस, इफ द, अगर इनको, इन सर्फेसेस को इंटरसेक्ट, अगर ये राइट एंगल्स के ऊपर इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्फेसेस बेसिकली मींस कि उनके दरमियान, दो सर्फेसेस के दरमियान एंगल क्या होता है कि जिस पॉइंट पे वो आपस में कट कर रहे हो तो वहां पे जो टेंजेंट्स के अलोंग जो उनके एंगल्स बनते हैं वो आप देख सकते हैं टेक्निकल डेफिनेशन। इफ द कोऑर्डिनेट सर्फेसेस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, अगर वो राइट एंगल्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे, उस केस में कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या कहा जाएगा, सिस्टम इज कॉल्ड, वो ऑर्थोगोनल कहलाएगा।
आपका जो एक्स वाई जी सिस्टम होता है इट इज ऑल्सो एन ऑर्थोगोनल सिस्टम, क्योंकि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। द U1, बहुत काम की बात है लास्ट में, द U1 U2 U3 कोऑर्डिनेट कर्व्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट कर्व्स बनेगी, इनको U1 U2 U3 कह रहे हैं। जैसे वहाँ एक्स वाई जी एक्सिस होते थे, यहाँ U1 U2 U3 कोऑर्डिनेट कर्व्स होंगी ऑफ ए कर्वीलिनियर सिस्टम, ऑफ अ curvilinear system are analogous, ये एनालॉगस हैं किसके, टू द एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ ए रेक्टेंगुलर सिस्टम। रेक्टेंगुलर सिस्टम के अंदर जो रोल एक्स वाई और जी एक्सिस का था, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वो रोल इन कोऑर्डिनेट कर्व्स का है। डायग्राम की मदद से हम कैसे देखेंगे, 3D सिस्टम बनाना है बोर्ड पे, तो वो इसी तरीके से आएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये कोई पॉइंट पी था, ठीक है, इस पॉइंट पी की कोऑर्डिनेट्स इस सिस्टम के लिहाज से एक्स वाई जी होंगे, मगर अब इसके अगेंस्ट एक कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है जो इसकी पोजीशन बता रहा है, और उसके अंदर आप देख रहे हो कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस, सॉरी, जो यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस है वहां उसके एनालॉग के तौर पे कोऑर्डिनेट कर्व्स है, ठीक है, इट इज नोन एज द U1 कर्व, द U2 कर्व एंड फाइनली द U3 कर्व। ये वो कर्व्स हैं, और ये कर्व्स कैसे जनरेट हो रही हैं, सर्फेसेस जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो U1 इक्वल टू C1 वाला जो सरफेस होगी वो एक्चुअली U2 और U3 से बाउंड हो रही होगी। U1 इज इक्वल टू C1, या हम इसको ऐसे मार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से U1 और U2 कर्व्स में जो इनके दरमियान में जो सरफेस बाउंड हो रही होगी, दिस विल बी U3 इक्वल्स टू C3, और U3 और U1 कर्व के दरमियान जो सरफेस बाउंड हो रही है दैट इज एक्चुअली द U2 इक्वल टू C2 सरफेस। तो स्टूडेंट्स, ये थी डिस्कशन टोटल आज की, कि जहां हमने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस किया और फिर ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स को भी डिस्कस किया। अगर ये U1 U2 U3 जो हैं ये क्या हो जाए, देखें, जब भी सरफेसेस इंटरसेक्ट करेंगी ऑर्थोगोनली तो एक स्ट्रेट लाइन जनरेट होगी। नॉर्मली जब वो इंटरसेक्ट करती हैं तो एक कर्व बनती है, लेकिन जब वो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये U1 U2 U3 अगर स्ट्रेट लाइंस बन जाए, कर्व इज कैन बी अ स्ट्रेट लाइन, तो फिर ये एक ऑर्थोगोनल सिस्टम बन जाएगा, जैसे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है, जैसे सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। होपफुली स्टूडेंट्स आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह मजीद कुछ लेक्चर्स में हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, यूनिट वेक्टर्स की बात करेंगे इस सिस्टम के अंदर, और फिर आगे चल करके टेंसर्स की डिस्कशन को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।